हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 दिसंबर 2024 के दो प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला समाचार है भारत में न्यायाधीशों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया का मुद्दा। ये मुद्दा हाल ही में इलाहाबाद के एक न्यायाधीश द्वारा एक सम्मेलन में कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिसको लेकर विपक्षी दलों के कई सारे लोगों द्वारा आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लेकर जांच कर दिया है। तो उसी को लेकर विपक्षी दलों द्वारा महाभियोग के लिए प्रस्ताव लाने के लिए जो हस्ताक्षर या जरूरी संख्या चाहिए उसके लिए पहल शुरू की गई है। तो इसको हम पूरा समझेंगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की या जिसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या किसे कैसे अपनाया जाता है, अब तक क्या हुआ है। ठीक है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक इस साल का जो है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में पिछले 6 सालों में 2017 से लेकर 2023 के बीच में मलेरिया के मामलों में और मलेरिया से होने वाले मौत में दोनों में लगभग 69% या आप कह सकते हो कि एक अच्छी खासी जो है कमी हुई है। और भारत जो मलेरिया के बोझ वाले देशों में से था 2024 में उसे बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है। तो इसको समझेंगे और इसी पर आधारित हम 5 प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, ये जो लेख है ये द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, एक्सप्लेनेशन करके जो आता है, और उसमें एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा कुछ बातें ऐसी कही गई है एक सम्मेलन में जिसको लेकर कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की गई है। हालांकि उस बातों पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसके बताया कि हमारी बातों को गलत तरीके से समझा गया है। ठीक है, जो भी बात हो उसमें हम नहीं जाते हैं। उसको लेकर कुछ विपक्षी दलों द्वारा उनके इस आचरण को गलत मानते हुए या कदाचार मानते हुए जो है ना, मिसबिहेवियर मानते हुए उनके खिलाफ महाभियोग के लिए जो है प्रोसेस शुरू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें से कपिल सिब्बल जी भी हैं, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो राज्यसभा में लाने की बात चल रही है और कुछ लोगों का ये कहना है कि 38 सदस्यों का हस्ताक्षर हो गया है और प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य चाहिए होते हैं, लोकसभा में 100 सदस्य चाहिए होते हैं। जहाँ तक भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेम है। संविधान के 124(4) के आर्टिकल 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए हटाने के लिए है और 218 अनुच्छेद में वो बात कही गई है कि जो 124(4) और 5 की बातें हैं वो हाई कोर्ट के जजों के लिए भी लागू रखेंगी। और उसमें जो प्रोसेस है कि प्रस्ताव पे दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसी सत्र में जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए और राष्ट्रपति अगर उसको साइन कर देते हैं यानी उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो न्यायाधीश अपने पद से हट जाते हैं। उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को काफ़ी महत्व दिया गया है हमारे संविधान में, तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 वो महत्वपूर्ण होती है, उसको हम समझने की और पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद अब तक 6 बार ऐसे मामले आए हैं, इसको छोड़ के 6 बार, अभी तो ये प्रस्ताव ही नहीं आया है, 6 बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन एक भी महाभियोग के द्वारा अभी एक भी जज को हटाया नहीं जा सका है। ठीक है। और 4 मामलों में उसमें जो है लोगों को दोषी भी नहीं ठहराया गया, जांच समिति एक बनती है उसमें 2 मामलों में दोषी भी ठहराया गया, लेकिन किसी को भी इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। तो आइए जरा समझते हैं क्या मामला है, कैसे है, चर्चा में क्यों है। तो देखिए, राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा पिछले सप्ताह एक विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक सम्मेलन था, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की एक टिप्पणी थी। उसके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने की तैयारी किया जा रहा है, खासतौर से कपिल सिब्बल द्वारा और उनके विपक्षी दल के ही उसमें सदस्य हैं जिनके द्वारा ये किया जा रहा है। और ये जो जज साहब है या जस्टिस SK यादव हैं, इन पे आरोप है कि ये अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ऐसा आरोप है। हालांकि इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया है, उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इनसे वहाँ के हाई कोर्ट से मांग की जो है जांच किया है, क्योंकि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो देखा जाए तो पूरे न्यायपालिका के शीर्ष पर होता है, उसके अनुशासन उसकी व्यवस्था सबके लिए होता है।
देखभाल करने के लिए होता है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकता अगर जज को हटाना चाहे तो, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रक्रिया है। उसमें संसद सदस्यों या संसद के दोनों सदनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए संविधान में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए जो, या उसको कह सकते हो कि इम्पीचमेंट तो केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया है उसको अगर हम देखें समझें तो हम पाएंगे कि हमारे संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए हमारे जो जजेज हैं उनको काफ़ी रक्षोपाय दिया गया है, संविधान में भी दिया गया है और इसके लिए जो कानून बना है उसमें भी प्रक्रिया में काफ़ी दिया गया है। तो दोनों पहलुओं से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, ये सुप्रीम कोर्ट से मामले से करता है, उसी में अनुच्छेद 124 का जो 4 है, पार्ट 4, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया का निर्धारित की गई है कि कैसे महाभियोग प्रक्रिया की जाएगी, यानी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाएगा। और जहां तक हाई कोर्ट के जजों की बात है वो आर्टिकल 218 है और उसमें भी कहा गया है कि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के संबंध में लागू है। यानी 124(4) की प्रक्रिया के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं और 218 में यह कहा गया है कि वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जो 124(4) की जो प्रक्रिया है या 124(4)(5) वही 218 या हाई कोर्ट के जजों के लिए भी लगता है। और 124(4) के तहत किसी जज को संसद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन्हीं 2 के आधारों पर हटाया जा सकता है, इनके सिवा नहीं हटाया जा सकता है। पहली बात, यानी आपको अगर उन्हें हटाना है तो ये नहीं कि किसी भी मामले में कि मेरा दल नहीं किया, फैसला नहीं सही दिया इसलिए उसको हटा देंगे। पूरा रक्षोपाय देते हुए इसमें 2 आधार बताए हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। और इसमें भी ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई जज के खिलाफ अगर कोई महाभियोग प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का अर्थ होता है कम से कम 2/3 2 लोगों द्वारा जज को हटाने के पक्ष में मतदान दिया जाए। और ये मतदान जो है टोटल सदस्य संख्या के 50% से कम न हो। इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट राज्यसभा में 238 लोग हैं। अब कोई प्रस्ताव आ रहा है, इस प्रस्ताव में मान लीजिए कि यहाँ पे 180 लोग जो है उपस्थित हैं, 238 में 180 लोग उपस्थित हैं। अब ये 2/3 से ज़्यादा, यानी 2/3 तो 180 का 2/3 120 हो जाएगा। अब ये 120 वाला प्रस्ताव पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस पे ये देखा जाएगा कि ये जो 238 या कुल सदस्य संख्या है उसका आधार कितना होता है, 119 + 1, यानी ये 120 हो जा रहा है। यानी ये अगर 180 सदस्य उपस्थित होते हैं और उसका 2/3 पास हो जाता है तो हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट कि अगर मान लिया संख्या ये घट के 100 कुछ भी मान लो 150 लोग उपस्थित होते हैं, या और भी जैसे मान लो कि हाँ 150 ही मान लो कि 150 उपस्थित होते हैं। अब 150 में से 100 किया, या मान लिया 180 में से जो है लोगों ने जो है 180 पे तो हो जाएगा, 160 में से मान लिया 118 लोग कर दिए और ये 120 चाहिए, तब ये नहीं पास माना जाएगा। यानी 2 कंडीशन है कि जो उपस्थित और मतदान करें उसका 2/3 और वो आधे से अधिक होना चाहिए। और ये दोनों सदनों का अलग अलग होना चाहिए और एक ही सत्र में होना चाहिए। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति हटा देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है उसके पहले जो ग्राउंड है उसके लिए भी कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, और ये अपनाई जाती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सुनिश्चित करने के लिए इसके आधार और प्रक्रिया के जांच के लिए एक कानून बना था, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें न्यायाधीशों के महाभियोग के लिए प्रक्रिया की व्यवस्था है, बताया गया है। और ये बताया गया है कि कोई भी प्रस्ताव लाना है तो जो निचला सदन या लोकसभा होता है उसमें कम से कम 100 लोगों के हस्ताक्षर के द्वारा वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, और कम से कम 50, राज्यसभा ला रही है तो राज्यसभा कम से कम 50 सदस्य उसको साइन करके राज्यसभा में ला सकते हैं, किसी में ला सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब ये जब प्रस्ताव आ गया उसके बाद
अब जो अध्यक्ष होते हैं, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति, फिर उनको एक कमेटी की गठन, या तो उन अपने स्तर पे ही जांच करके उनको लगता है गलत है तो वो हटा देते हैं। ऐसे भी मामले हुए हैं। अभी देखेंगे कि जब राज्यसभा के सभापति ने या जो भी लोकसभा ने अपने स्तर पे ही उसको हटा दिया है। आमतौर पर ऐसे प्रस्ताव राज्यसभा में लाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए सदस्य संख्या कम है, 50 संख्या सदस्य से ही काम बन जाता है। तो देखेंगे, जितने भी देखेंगे लगभग ज़्यादातर राज्यसभा में ही ये मामले जो है कोशिश किए जाते हैं। तो अब प्रस्ताव आया, उसको अगर सभापति अपने ही लेवल पे हटा दिए तो बात खत्म। लेकिन अगर उनको लगता है कि ठीक है अब ये प्रस्ताव आ गया है, अब इस पे आगे की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, तब वो क्या करते हैं कि उनके लिए बाध्यकारी है कि वो एक जांच समिति या इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे। उन जजों के आचरण, वो आधार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी कौन तय करेगा कि जज का बिहेवियर जो है वो साबित कदाचार है या असमर्थ है। जाहिर सी बात है, नेचर पॉलिटिकल होता है महाभियोग का, लेकिन चूंकि जज की कार्य प्रणाली है उसमें ऐसी पद्धति बनाई गई है, एक ऐसी समिति बनाई गई है जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी बनाए रखे। तो चाहे लोकसभा का मामला आएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष, या राज्यसभा का मामला आएगा तो राज्यसभा के सभापति एक कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करेंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज करेगा। उसमें एक हाई कोर्ट के जज रहेंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, और एक लोग जो अध्यक्ष बनाए या सभापति बनाए उनके नज़र में जो एक कहते हैं ना कि हाई महत्वपूर्ण जो है जुरिस्ट हो या न्यायविद हो, प्रतिष्ठित न्यायविधि हो, उसकी ये 3 सदस्यीय समिति इसमें बनती है। और फिर ये समिति जांच करेगी कि ये साबित कदाचार का मामला है कि असक्षमता का मामला है। और इनकैपेसिटी के मामले में अगर उसमें शारीरिक रूप से या दिमागी रूप से मामला रहेगा तो जिस जज के खिलाफ मामला है वो अपने मामले को लेकर जो है चिकित्सकीय परीक्षण की भी मांग कर सकता है। ये जो कमेटी होती है ये अपनी प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो है फ्री होती है। इस पे कोई संसद इसको नहीं डिक्टेट करती है कि आप इस प्रोसेस के आधार पे करें, वो किस तरह से करेगी। कई बार जो है वकील आदि भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जजों को उस पर उपस्थित करने के लिए कहा जाता है। अब ये कमेटी जांच कर ली और इसने पाया, अब ये कमेटी जांच करेगी तो 2 चीज़ें होंगी। कमेटी के बाद जो है या होगा कि जो जज हैं उनका बिहेवियर मिसबिहेवियर है, प्रूव्ड हो गया है, या इनकैपेसिटी है। अगर ये दोनों चीज़ें आती हैं तब ये मामला जैसे ये रिपोर्ट जिस सदन से आया रहेगा उनके पास, जिस सदन से कमेटी बनी रहेगी उस सदन को जाएगा। उस सदन में 2/3 बहुमत से पास होकर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन 2/3 बहुमत पास करेगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर ये देखा गया कि जो है जो आरोप है वो सही नहीं है, यानी वो उन पे भ्रष्टाचार या साबित कदाचार का मामला नहीं बनता है या इनकैपेसिटी का मामला नहीं बनता है, तो अगर अब ऐसी रिपोर्ट दी जाएगी तो इसके बाद वो मामला वहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो आधार लगाया गया है वो आधार पूरा नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में पहले तो उसको एक प्रक्रिया कठिन की गई है, उसके बाद जो न्यायाधीशों के लिए जो जांच नियम 1968 बनाया है उसमें भी ये प्रक्रिया बनाई गई है कि किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ी न हो जाए, कि किसी न्यायाधीश को उसके अच्छे कार्यों के लिए विधायिका द्वारा या आप कह सकते हो कि कार्यपालिका द्वारा बहुमत के आधार पर दंडित किया जा सके। इसमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट के, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या कमेटी का काफ़ी से है, क्योंकि वही बताती है कि ये दोषी है या नहीं है। हाँ, हटाने में उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि उदाहरण कितना अभी तक इस तरह का हुआ है। इस प्रक्रिया देखिए कितना सही है, कठिन है, क्या है। तो देखिए, अगर देखें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक 6 बार ऐसे मामले आए हैं जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। ठीक है, और उसमें से एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जो कि अपने अंत तक पहुंचे, यानी महाभियोग के द्वारा जजों को हटाया गया हो, ऐसा एक भी मामला अभी तक नहीं आया है। हाँ, जो 2 मामले आए थे, 6 में से 2 मामले आए थे जिसमें जांच समिति जो बनी है ना, किसी सदन के द्वारा जांच समिति बनाई जाती है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रहेगा, उसकी अध्यक्षता में जो बनाई जाती है, उसने 2 जांच समितियों ने 2 लोगों को इसका दोषी माना था। एक न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति सेन के मामले में माना था। बाकी 4 मामले में तो उस तरह की स्थितियां भी नहीं पहुंची और कुछ मामलों में तो उसने नहीं माना। देखते हैं
वैसे तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्या किस मामले में हुआ था। तो पहला मामला 1973 में न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के मामले में आया हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1993 में इनमें वित्तीय अनियमितता का मामला आया था, ठीक है। और फिर इनके लिए कमेटी बनी थी और उसके बाद जो है कमेटी ने जैसे देखा गया कि दोषी भी पाया था, लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। जब प्रस्ताव पास नहीं हो पाया तो वो हटे नहीं, लेकिन वो 1 साल बाद वो खुद ही रिटायर हो गए। दूसरा मामला आया न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे, 2011 का मामला था। इन पे भी आरोप लगा था भ्रष्टाचार का 2011 में, और राज्यसभा द्वारा ये लाया गया था। कमेटी ने भी इन्हें दोषी पा लिया था। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करके ये पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा इस पे चर्चा करे उसके पहले ही इनको लगा कि हटाए दिए जाएंगे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जैसे इस्तीफा दे दिया मामला वैसे ही वहां पे समाप्त हो गया। अब ये 2 मामले थे जिसमें कमेटी ने दोषी पाए गए थे। बाकी के जो 4 मामले हैं, जैसे न्यायमूर्ति SK गंगले का मामला, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का था। इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और उसका समिति बनी थी। समिति ने जांच की और पाया कि ये आरोप इसके सही नहीं है, और जब आरोप सही नहीं है तो ये अपने आप दोष मुक्त कर दिए गए। महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। एक मामला आया था न्यायमूर्ति JB पारदीवाल का, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। हालांकि ये इनके ऊपर ये मामला आया था गुजरात जब हाई कोर्ट के ये जज थे। उन्होंने किसी फैसले में एक टिप्पणी की थी कि जो है आरक्षण को लेकर, कि आरक्षण के लिए जो है देश के विकास में आरक्षण बाधक है, इसको लेकर इनके खिलाफ जो है मामला बना था। लेकिन जब मामला टूट पकड़ा तो इन्होंने अपनी टिप्पणियों को वापस ले लिया। जब टिप्पणियों को वापस ले लिया तो जो उस समय के राज्यसभा के सभापति थे या उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर हामिद अंसारी, उन्होंने उस मामले को ही खारिज कर दिया, क्योंकि वो वापस ही ले लिए तो मामला ही खत्म हो गया। तो ये जो है शुरू होने के पहले ही ये खत्म हो गया। एक और मामला आया था न्यायमूर्ति CB नागार्जुन का, 2017 में मामला था। ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना उच्च न्यायालय का था। इन पर आरोप था कि ये एक दलित न्यायाधीश को प्रताड़ित किए थे और कदाचार का था। दोनों प्रस्ताव जो है विफल हो गए थे, क्योंकि राज्यसभा द्वारा जो साइन करके लोग लिए गए थे, बाकी में बाद में उन लोगों में से कई सारे लोगों ने अपने साइन वापस ले लिए, तो वो 50 वाली संख्या ही नहीं पूरी हो गई, तो ये मामला ही आगे नहीं चला। जो लास्ट मामला था 2018 में था, उसमें देखा जाए कि पहला मामला था जो किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ शुरू किया गया था। उनके खिलाफ लाने का प्रयास शुरू किया गया था, और काफ़ी पॉलिटिकल मामला था, उसलिए लाने की कोशिश की गई थी, जिसको देखते हुए जो राज्यसभा के सभापति या उस समय के उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी ने, उन्होंने इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया था। तो इस तरह से 6 मामले आए हैं। अभी ये 7वां मामला चल रहा है, और जैसा कि लग रहा है कि ये भी उसी चीज़ों को चलेगा। या तो न्यायाधीश अपने मामले को हटा सकते हैं, अपनी टिप्पणी को करके उसको समाप्त कर सकते हैं, या देखिए क्या जैसा होगा, लेकिन प्रक्रिया यही है। काफ़ी कठिन है और ज़रूरी भी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर। मैं जानता हूँ आप में से कई सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर इतना क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर क्या होता है कि कई बार आप चीज़ों को आसान कर दोगे तो इसका दुरुपयोग भी होने लगता है। तो ये कठिन होने से उतना दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पर्याप्त सुपरवाइजरी पावर होता है। वो ज़्यादा होगा नहीं, अगर न्यायपालिका मान लिया नहीं भी हट रहा है तो वो उनको कार्य से हटा सकता है, उन्हें प्रक्रिया से हटा सकता है, उन्हें सस्पेंड रख सकता है। उनके मामले में उनके सामने कोई मामला नहीं जाएगा तो वो कोई प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और जो गंभीर तरह की प्रवृत्ति रहती है तो संसद में भी दबाव बनता है और संसद भी उसे हटा सकती है। ठीक है, कई बार मामला जो है लगता है कि हट जाएगा, जैसे सौमित्र सेन का मामला था तो उन्होंने खुद ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, पर्याप्त कड़ा है और रहना भी चाहिए। ठीक है, अगला जो मामला है हमारा वो है, देखिए मच्छर है, काट रहा है, मलेरिया वाला मच्छर है, मादा एन्सेफलाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का एक वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2014 कल प्रकाशित हुआ है। उसको लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में अलग अलग जो है रिपोर्टिंग है। जैसे मैं 2-3 न्यूज़पेपर कवर करता हूँ, आपको पता है, द हिंदू भी करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी करता हूँ। तो उसमें द हिंदू की रिपोर्टिंग ये थी कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में जितने मलेरिया के मामले हैं उसके आधा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस या और जो न्यूज़पेपर हैं, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो या और भी है, उसमें ये कहा गया कि भारत में पिछले 6 सालों में
मलेरिया के मामले में और मौत के मामलों में उल्लेखनीय कमी हुई है 69%। ये दोनों बातें रिपोर्ट में कही गई है। एक जो सकारात्मक चीज़ है वो पहले लाया है, दूसरा जो है तो ये न्यूज़पेपर के मामले में अपनी अपनी जो है सोच के आधार पे होता है। मैं इसलिए बता देता हूँ कि कई बार कोई न्यूज़ को देखकर आप बैलेंस व्यू रखा करिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना एक ही न्यूज़, उसमें भी सारी चीज़, बस उसमें ज़रूरत की चीज़ें कम लिखी रहेंगी। अब जिस चीज़ को हेडिंग बनाया गया उस चीज़ को लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस में सारी बातें नहीं लिखी गई, ये बातें नहीं लिखी गई है या मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बशर्ते जो बातें मूल है वो बातें हैं। तो मूल यही है कि भारत में मलेरिया के मामलों और मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की गई है। अगर 6 सालों में 69% मलेरिया की संख्या में और मामलों में भी अगर कटौती हुई है, तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर प्रयास है जिसकी सराहना किया जाना चाहिए। उसको अन्य जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ तक ये मामला है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आधे मामले हैं, तो बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि भारत की आबादी ही पूरे दुनिया की आबादी का करीब 17-18% है या 16% है, और दक्षिण पूर्व एशिया में तो भारत ही सबसे बड़ा है, इसके बाद इंडोनेशिया है। तो आबादी के आधार पे ये चीज़ें दिखाई दे सकती है। ये कोई बड़ी बात या आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि भारत जो हाई बर्डन देश हो मलेरिया को लेकर, उसमें से बाहर निकल गया है 2024 में। 2019 में ये शामिल हुआ था और 2024 में ये बाहर निकल गया है, यानी कहीं ना कहीं मलेरिया का जो हाई बर्डन वाला है वो मामला समाप्त हो गया है। उसके पीछे जो वजह बताई जाती है कि भारत में जो एक 2-3 तरह की चीज़ें, एक तो परजीवी को मारने के लिए पहल भी की गई, दवाई भी आदि छिड़काव की गई है, और एक विशेष ट्रीटेड मच्छरदानी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण उन परजीवियों को और मच्छरों की संख्या में भी कमी हो रही है। CDC कहता है, एक संस्था है, वो कहती है कि अगर भारत में सभी लोग उस तरह की मच्छरदानियों का प्रयोग करना शुरू कर दें तो आधे मच्छरों की संख्या और उनका जो जीवन स्पैन है वो अपने आप कम हो सकता है। तो आइए जरा समझते हैं, पूरे मामले को समझते हैं। भारत में मलेरिया के मामले में उल्लेखनीय कमी। देखिए 11 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 आई है। इसमें बताया गया है कि भारत में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु के दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। घटनाओं में 69% की कमी हुई है और मृत्यु दर में 68%। तो आप मान लीजिए कि 69%, लगभग 69% की कमी दोनों में हुई है। और ये 2024 में स्थानिक देशों में उच्च बोझ वाले उच्च प्रभाव, हाई बर्डन, हाई जो है इम्पैक्ट जो समूह होता है जहाँ पे मलेरिया के मामले ज़्यादा होते हैं। देखिए ये HBIG दृष्टिकोण WHO का एक लक्षित मलेरिया प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई उच्च वाले देशों में मलेरिया उन्मूलन के लिए किया जाता है। तो ये इसमें शामिल देशों में से भारत को अब बाहर निकाल गया है। इसमें भारत 2019 में शामिल हुआ था, इस HBIG पहल में 2019 में शामिल हुआ था। 5 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है, इसके कारण ही ये बाहर निकल गया है। और इसमें से भी HBHI पहल में 4 राज्यों को शामिल किया गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों को। तो निश्चित रूप से सफलता मिली है। उदाहरण के रूप में भी देखा जाए तो 2017 में जहां मलेरिया के 64 लाख मामले आए थे, अब 2023 में ये घट के 20 लाख हो गया है, यानी 69% घटा है। और मौत, इस अवधि में मलेरिया में होने वाली मौत जहां 11,100 मौत हुई थी 2017 में, वो घटकर 3500 हो गई है, यानी 68% की इसमें भी कमी आई है। यानी कि ओवरऑल मलेरिया से जितने लोगों को मलेरिया हुआ है या उससे जितने लोगों की मौत है, ये दोनों में अच्छी खासी यानी लगभग 70% की कमी हुई है। ये सफलता कैसे मिली है, यानी कौन से पहल कारगर रहे हैं? तो देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, रोग उन्मूलन अध्यक्ष कहते हैं कि आर्टिमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा ACT और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल या जिसे आप मच्छरदानी, ट्रीटेड मच्छरदानी कहते हैं, उनके प्रभाव के कारण हुआ है। क्योंकि इससे जो है संयोजन चिकित्सा से एक बार जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वह मलेरिया के जो अधिकांश परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स, उनको मार डालता है। जो कुछ बचे फचे रहते हैं वो सेफ्टी नेट से जो है जो मच्छरदानी लगी रहती है उसके चले जाते हैं। देखिए, जब मच्छर एलालायन के नीचे सो रहे किसी व्यक्ति या जो मच्छरदानी, वो ट्रीटेड मच्छरदानी मान लीजिए, उसके नीचे किसी व्यक्ति को काटने की कोशिश करता है तो न केवल जाल में अवरुद्ध हो जाते हैं बल्कि कीटनाशक जो है वो कोटिंग से भी मर जाते हैं। जो कीटनाशक कोटिंग होता है उससे भी वो मर जाते हैं। और यदि समुदाय में आधे से अधिक लोग कीटनाशक उपचारित जाल का उपयोग करते हैं तो क्षेत्र में मच्छरों की संख्या और उनका जीवन काल दोनों भी जो है कम हो सकता है। यानी कि ट्रीटेड मच्छरदानी का प्रयोग का अपना प्रभाव दिखाई देता है और दिख भी रहा है। साथ ही साथ प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के मामले में भी ये चीज़ें दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसे
जो दोहरा प्रयोग किया जा रहा है, प्रभावी निगरानी की जा रही है, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इसका करने से भारत को लाभ मिला है। अब आते हैं जो मतलब हिंदू वाला जो न्यूज़ बनाने की कोशिश थी कि कैसे जो है दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को लेकर जो है उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि भारत में आधे मलेरिया के मामले जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का भारत में रहता है। बिल्कुल रहता है, इसमें कोई तथ्य है, तथ्य में से कोई छुटला नहीं सकता है। देखिए, WHO ने पूरे देश दुनिया को अपने अनुसार जो है कुछ रीजन में बांटा है। तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आता है। 2023 में 8 मलेरिया स्थानिक देश यहाँ पे थे, जिसमें कुल 40 लाख मामले आए थे 2023 में। ओवरऑल 40 मामले इस दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में आया था 8 मामलों में। इसमें अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर यह मात्र 1.5% है। वैश्विक स्तर पर जितना मामला आया था, 26-27 करोड़ मामले हैं, उसमें ये केवल 1.5% है, 40 लाख। और भारत में अभी आपने देखा है कि 20 लाख मामले हैं, तो 40 का आधा 20 लाख, यानी जो हिंदू की स्टेटमेंट है वो भी सही है। यानी और इसके बाद इंडोनेशिया है, उस पर 1/3 है, क्योंकि आबादी भी आप देखेंगे तो लगभग इसी तरह से आपको दिखाई देगी। और इस क्षेत्र में मलेरिया में होने वाली मौतों में भी 82.9% की कमी आई है। 2000 में 35,000 रहा मौत होता था, अब 2023 में 6,000 मौत हुई है। और इसमें से भारत में कितना हुआ है? 3500, तो लगभग 60% मौत का भी मामला जो है भारत में है। तो इस वजह से है क्योंकि देखिए, भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस क्षेत्र में मलेरिया होने वाली मौतों में लगभग 88% का योगदान देते हैं, क्योंकि दोनों की जनसंख्या आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है और वो जनसंख्या के आधार पर वो चीज़ें दिखाई देती भी है। अच्छी बात है कि 2000 से लेकर 2023 के बीच में इस क्षेत्र में मलेरिया के 27 करोड़ से अधिक मामले और 4.2 लाख से अधिक मलेरिया की मौतों को टाला गया है। यानी पहल से, प्रयास से, विभिन्न देशों के पहल से इतने मामले कम किए गए हैं। यानी अगर उसी तरह से चलता तो इतने मामले लोगों को होते और 4,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी होती, जिसे टाला जा चुका है। और देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ देश हैं, थाईलैंड और म्यांमार, उनको छोड़कर बाकी सभी देशों में मलेरिया से होने वाली मौतों में कमी आई है। वैश्विक स्तर पर इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो ये तथ्य है कि 83 देशों में 26.3 करोड़ मामले हैं और 5,97,000 मौत हुई है। पिछले साल से भी देखेंगे तो लगभग पिछले साल 27 करोड़ मामले थे और जो मौत हुआ था वो 6 लाख था। यानी पिछले साल की अपेक्षा मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है और मौत में भी लगभग थोड़ी बहुत कमी हुई है वैश्विक स्तर पर देखा जाए, क्योंकि उसमें अफ्रीका जो क्षेत्र है वो वैश्विक मलेरिया का बहुत बड़ा बोझ करता है। 94% मामले, 24.6 करोड़ मामले और मौत 5,69,000 ये अफ्रीकी देशों में ही देखा जा रहा है। और ऐसे में जो अफ्रीकी क्षेत्रों में और ये जो मौत हो रहा है 5,70,000 के आसपास, इसमें से 75% मौतें जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। यानी कि वैश्विक स्तर पर अफ्रीका जो है मलेरिया के मामले में एक चिंताजनक जो है तस्वीर पेश कर रहा है। मलेरिया के बारे में देखें तो मलेरिया एक परजीवी या पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, जो कि एक प्रकार के मच्छरों के काटने से, जो उसके संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है। मादा एन्सेफेलाइटिस मच्छरों के काटने से यह फैलता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, वो मच्छर जो पैरासाइट से रहेंगे संक्रमित, उन्हीं से होता है। हालांकि सुई से, यानी एक आदमी को सुई लगा के दूसरे में लगा दो या ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, अगर उसको मलेरिया रहेगा तो तब उससे फैल सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं फैलता है। और ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, उमस रहता है, पानी रहता है, यानी जहाँ मच्छरों को पनपने की संभावना रहती है वहीं पर ये ज़्यादा स्तर पे पाया जाता है। अब देखिए, अफ्रीका में देख लीजिए, भारत आदि जो देशों में भी दिखाई दे रहा है, तो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, वहीं पर ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है। इसके लक्षण हल्के भी हो सकते हैं, बुखार आदि हो सकता है, ठंड लग सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है, गंभीर यानी जानलेवा तक हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, लड़कियां या एड्स और HIV और एड्स से पीड़ित लोगों के लिए ये ज़्यादा गंभीर हो सकता है। मलेरिया का इलाज संभव है, इसे रोका भी जा सकता है, इसका इलाज भी किया जा सकता है। WHO ने कुछ प्रभावित क्षेत्रों, खासतौर से अफ्रीका में जहाँ पे ज़्यादा बर्डन है, वहाँ पे बच्चों को लेकर टीकाकरण भी किया है। बाकी उसके ज़्यादा कोई टीकाकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये मामला रहा है। आइए इनसे जुड़े प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा है अनुच्छेद 211 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को हाई कोर्ट के जजों के में भी लागू किया गया है। एक्चुअल में आर्टिकल 218 है, 211 नहीं है, 218 है। 211 में ये कहा गया है कि जजों की किसी भी कार्रवाई को विधानसभा में नहीं चर्चा की जा सकती है। तो 218 वाला चूंकि 211 है इसलिए ये दूसरा वाला गलत है, यानी आंसर इसका केवल एक होगा। दूसरा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को के महाभियोग के आधार और प्रक्रिया में उच्च मानक स्थापित करने को लेकर न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया गया था। ठीक है, इसमें इस अधिनियम के तहत किसी महाभियोग प्रस्ताव को किन तरीके से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा, ठीक है, नहीं, कम से कम 100 चाहिए, तो पहला तो गलत है। राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा। डी है, बी और सी दोनों में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। बी सी भी है लेकिन चूंकि डी है आइदर आर में होता है, तो ये डी आंसर इसका होगा। या तो लोकसभा में 100 सदस्य साइन करके प्रस्ताव ला दे, या तो राज्यसभा में 50 कम से कम 50 सदस्य साइन करके प्रस्ताव लाते, तो इसका आंसर डी होगा। तीसरा है भारत में न्यायाधीशों के महाभियोग प्रक्रिया से जुड़े उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है स्वतंत्रता के बाद किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने के 6 प्रयासों में से किसी मामले में सफलता नहीं मिली है। बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने आपको डिटेल पढ़ाया ही है। दूसरा है महाभियोग लगाने के 6 प्रयासों में से केवल 2 मामलों में जांच समितियों ने न्यायाधीशों को दोषी पाया है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। चौथा है चर्चा में रहे मलेरिया बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, नहीं, ये पैरासाइट के कारण होती है, जो मादा एन्सेफेलाइटिस मच्छर से संक्रमित पैरासाइट रहते हैं उन्हीं से। यह परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है या पैरासाइट, ठीक है, दूसरा सही है। यह ज़्यादातर शीतोष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है, नहीं, उष्णकटिबंधीय में होता है, इसलिए इसका आंसर केवल बी है। अंतिम प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के भारत को लेकर निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। बिल्कुल ठीक है। भारत आधिकारिक तौर पर 2024 में उच्च बोझ उच्च प्रभाव समूह से बाहर निकल गया है, हाँ, ये भी ठीक है। भारत जुलाई 2019 में HBHI या हाई जो है बर्डन हाई इम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ था, हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और देखा जाए तो सभी 1, 2, 3 यानी आंसर इसका डी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।